नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानपानी। एमपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनियों में 453 पदों पर अब भर्ती होगी। 24 फरवरी को जारी होगा विज्ञापन। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और दूसरे पदों पर भर्ती होगी। 24 फरवरी से 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजली कंपनियों में 453 पदों पर अब भर्ती हो सकेगी। 24 फरवरी को फॉर्म भरे जा सकेंगे। बिजली कंपनियों में 453 पदों पर भर्ती हो सकेगी। 24 फरवरी को विज्ञापन जारी होगा। बता दें आपको, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और दूसरे पदों पर भर्ती होगी। 24 फरवरी से 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन हो सकेंगे। एमपी में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। बिजली कंपनियों में 453 पदों पर भर्ती होगी। बता दें आपको कि 453 भर्तियां हो सकेंगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। अब 24 फरवरी को फॉर्म जारी होगा और भर्तियां भी होंगी जल्द। बिल्कुल, देखिए, बिजली कंपनियों में जो अलग अलग पद हैं, चाहे वो इंजीनियर के पद हों या फिर दूसरे अन्य पद हों, उनको भर्ती को लेकर जो है राज्य सरकार ने तैयारी कर ली है। सबसे बड़ी बात है कि बिजली कंपनियों ने बिजली कर्मियों की जो कमी है उसको दूर करने के लिए 400 से ज्यादा पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी और इसको लेकर 24 फरवरी से जो है आवेदन किए जा सकेंगे। तो प्रदेश में 400 से ज्यादा असिस्टेंट इंजीनियर और जो दूसरे पद है बिजली कंपनियों के, उसमें पदों की भर्ती की जा सकेगी। तो एक सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है और जो बिजली विभाग में कर्मचारियों की कमी है उसको इन पदों की भर्ती के जरिए पूरा करने का काम किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को एक और मौका। परीक्षा आवेदन पत्र में विषय में बदलाव के लिए एक और मौका मिला है। 26 फरवरी तक स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के छात्र 26 फरवरी तक बदलाव कर सकेंगे। पहले 18 फरवरी तय की गई थी तारीख। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 26 फरवरी तक तारीख बढ़ाई है। कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं के छात्र छात्राएं प्रवेश सूची में अभी भी जुड़वा सकेंगे। नाम जुड़वाने के साथ ही सब्जेक्ट में बदलाव कर सकेंगे। 27 फरवरी और 15 मार्च तक का आखिरी मौका दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को एक और मौका मिल रहा है। बता दें, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट को एक और मौका दिया गया है। परीक्षा आवेदन पत्र में विषय में बदलाव के लिए एक और मौका दिया गया है। 26 फरवरी तक स्टूडेंट्स अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकते हैं। 10वीं 12वीं के छात्र 26 फरवरी तक बदलाव कर सकते हैं। पहले 18 फरवरी तारीख तय की गई थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 26 फरवरी तक तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को एक और मौका मिला है। बिलासपुर की बात करते हैं। निर्माणाधीन मकान में मानव कंकाल मिला है। सेप्टिक टैंक में मिला है मानव कंकाल मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। मानव कंकाल सरगेट्टी थाना क्षेत्र के प्रगति नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। आज सरगेट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रगति नगर आवास पाड़ा वार्ड नंबर 10 में आज पुलिस को एक नरकंकाल मिलने की सूचना मिली थी और पुलिस टीम वहाँ पे तुरंत मौके पे पहुँची और एफएसएल टीम से भी संपर्क किया गया था और फॉरेंसिक टीम और पुलिस टीम के मौके पे ही उस नरकंकाल को निकाला गया था। तो वो नरकंकाल जो मिला है वो एक निर्माणाधीन एक कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस दौरान कंस्ट्रक्शन के वक्त ये कंकाल बरामद हुआ है।
2 दिन पहले लव मैरिज लेकिन रिसेप्शन से पहले दुल्हा दुल्हन की लाश मिली है। रायपुर की इस खौफनाक घटना ने सबको सन्न कर दिया है। तमाम सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि दुल्हन कहकशा के जिस्म को 40 बार चाकू से गोदा गया, जबकि दूल्हे असलम के शरीर पर 32 वार किए गए। इस कत्ल को लेकर पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी दूल्हे ने ही रिसेप्शन से पहले अपनी दुल्हन का कत्ल कर डाला, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सवाल है कि दूल्हे का कत्ल किसने किया। इस बात से भी इनकार किया जा सकता है कि किसी ने एक साथ दूल्हे और दुल्हन का कत्ल ना किया हो। फ़ोन आया तकरीबन 8 बजे। हमको पता चला कि शाहरुख की बहन का और उसके जीजा का मर्डर हो गया। उतने में लड़का अंदर आया और बोला बाहर निकलो, हमको तैयार होना है। और हमको तैयार होना है बोल के वो गेट को अंदर से बंद कर लिया। ये पुलिस बता रही है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर पुलिस का ये कहना है कि एक दोनों दूसरे ने एक दूसरे को मार दिया। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एक तो शादी हुई और वो रिसेप्शन का खुशी का माहौल था। शादी को 15 दिन नहीं हुई थी, 20 दिन नहीं हुआ था शादी को। 3 दिन में अगर हम सोचते हैं तो इस टाइप की घटना नहीं हो सकती, खासकर उस दिन जिस दिन रिसेप्शन था। ये दबावपूर्वक कराई हुई शादी नहीं है, तो हम तो इसको एक हत्या समझते हैं और ये प्री प्लान है। अभी तक की जांच में ये क्लियर हुआ है कि दोनों में काफ़ी लड़ाई हुई है कमरे के अंदर, और लड़ाई के दौरान फिर एक दूसरे पे चाकू के माध्यम से वार किया गया और उनकी डेथ हुई है। पीएम रिपोर्ट आज हुई। पीएम रिपोर्ट के जो डॉक्टर की प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें लड़की के 40 पॉइंट हैं चाकू के शरीर पे, गर्दन से लेके कमर तक 35 हैं, और बाकी 5 पॉइंट हैं लेफ्ट, राइट हैंड और जांग में है। टोटल 40 जख्म है लड़की के शरीर में, और लड़के के शरीर में 32 घाव हैं गर्दन को मिला के, गर्दन में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में और पेट में और जांग मिला के टोटल 32, और लड़की के 40 टोटल। इस हिसाब से ये लग सकता है कि ये कहा जा सकता है कि दोनों क्रूरता के साथ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर चाकू से वार किए। बस पॉइंट इस पे इन्वेस्टी रुका हुआ है कि प्रथम वार किसने किया, फिर दोनों चाकू का खेल खेला, किस बेस पे खेला और किस आधार पर इनके घाव हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है और अभी जांच में। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। स्टेशन रोड के स्थानीय लोगों का बयान सामने आया है। मृतक असलम सोमवार रात को ही आत्महत्या की फिराक में था। 11 बजे से 12:30 बजे तक देशबंधु स्कूल के सामने था और आत्महत्या करने रेलवे स्टेशन जा रहा था, जहां उसके रिश्तेदारों ने उसे रोका। इस दौरान उसे मारा भी गया। कई लड़के थे जो मारपीट कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम हीरा ऑर्किड के सामने हुआ। असलम कह रहा था मामू ने बुलाया है। एमपी सरकार ने जारी की है आबकारी नीति। बार में सस्ती विदेशी शराब और बियर नहीं मिलेगी। दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए फैसला किया है। हेरिटेज शराब की बिक्री चिन्हित दुकानों और बाहर से होगी। आबकारी शुल्क और निर्यात शुल्क से 7 साल की छूट रहेगी। शराब दुकान सुबह 9:30 से रात 11:30 बजे तक खुलेगी। बार में शराब सुबह 10 से रात 11:30 बजे तक मिलेगी। एमपी सरकार ने आबकारी नीति जारी कर दी है। बार में सस्ती विदेशी शराब और बियर अब नहीं मिल सकेगी। दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए फैसला किया गया है। हेरिटेज शराब की बिक्री चिन्हित की गई है दुकानों और बाहर से अब होगी। आबकारी शुल्क और निर्यात शुल्क से 7 साल की छूट रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, एमपी सरकार ने अब आबकारी नीति जारी कर दी है। बार में सस्ती विदेशी शराब नहीं मिल सकेगी और भी कई सारे प्रावधान रहेंगे इसमें। अनुराग, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब नीति जो है जारी कर दी गई है।
और बार में अब जो है शराब सस्ती नहीं मिल सकेगी और भी कई सारी नीतियां इसमें हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सरकार ने आबकारी नीति जारी कर दी है। बार में सस्ती विदेशी शराब और बियर अब नहीं मिलेगी। दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए ये फैसला लिया गया है। हेरिटेज शराब की बिक्री चिन्हित दुकानों और बाहर से होगी। ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आबकारी नीति जो है, शराब नीति जो है जारी कर दी गई है सरकार द्वारा, क्या क्या नीतियां रहेंगी इसके अंदर, क्या क्या प्रावधान रहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीते दिनों शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें जो नई आबकारी नीति है उसको मंजूरी दी गई थी और उसके बाद आज जो राज्य सरकार है उसने आबकारी नीति का मसौदा जारी कर दिया और इसके तहत अब दुकानदारों का एकाधिकार समाप्त करने के लिए नई व्यवस्था को लागू किया गया है। यानी कि अब विदेशी शराब और बियर जो है बार में नहीं मिल सकेगी। एक बड़ा प्रावधान नीति में किया गया। इसके अलावा हेरिटेज शराब की बिक्री चिन्हित दुकानों और बाहर से की जा सकेगी। इसको लेकर भी शराब नीति में प्रावधान किया गया है। अंगूर से बनने वाली शराब की बिक्री को लेकर भी सरकार ने नया नियम लागू किया है। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो शराब की दुकान सुबह 9:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक ही खुल सकेगी। नई शराब नीति को लेकर सरकार ने जो प्रावधान किए थे, आबकारी नीति को कैबिनेट में मंजूरी दी थी, उसके बाद आज राज्य सरकार ने, आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा जारी कर दिया है। ठीक अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताएं। सरकार की विकास यात्रा में करोड़ों की सौगात दी गई है। अब तक विकास यात्रा में 5,019 करोड़ के 24,000 के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। 2,970 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया है। भिलाई में सरेआम एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि शराब के नशे में युवकों के बीच आपसी विवाद हुआ, जिसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं मृतक धर्मराज सोनानी से उनकी पुरानी रंजिश की बात भी आरोपियों ने कबूल की। आरोपी और मृतक दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच विवाद चल रहा था, जिसके बाद विवाद हुआ और हत्या कर दी। अचानक मिले 10:30 बजे, तो इन्हें पहले आपस में बाताबाती हुई और उसके बाद फिर वो गुस्से में चाकू से इसकी हत्या कर दी। देखा जा रहा है कि यंग लड़के 20 से 25 साल के ITI इंजीनियरिंग पढ़े लिखे लड़के जो कि नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे के इस्तेमाल करने के बाद आपस में लड़ रहे हैं, पैसों की कमी के कारण तस्करी कर रहे हैं NDPS की, और क्राइम की दुनिया में घुसते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके माता पिताओं की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की, कि ऐसे बच्चों पर नजर रखें, जिनके खिलाफ केस हो गए हैं उनको समझाएं। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है। बीजेपी सांसद सरोज पांडे का बड़ा बयान आया। विधानसभा चुनाव को लेकर ये बड़ा बयान दिया। हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री है हमारे सबसे बड़ा चेहरा। चुनाव लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। विश्वभूषण हरिचंदन कल छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के रूप में शपथ लेंगे। आज रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनका स्वागत किया। राज्यपाल की अगवानी करने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी पहुंचे। मनोनीत राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राजधानी के जगन्नाथ भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उनके रायपुर पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि विश्वभूषण हरिचंदन के अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है छत्तीसगढ़ के हित में वे काम करेंगे। कल 11:30 बजे विश्वभूषण हरिचंदन राजभवन में राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। राजभवन पहुंचने पर नए राज्यपाल का भव्य स्वागत किया गया।
कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी तक नवा रायपुर में आयोजित होगा और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली से कांग्रेस डेलीगेट्स का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए 24 फरवरी को राहुल गांधी और 25 फरवरी को प्रियंका गांधी रायपुर आएंगी। कांग्रेस के बड़े नेता राष्ट्रीय अधिवेशन स्थल का निरीक्षण लगातार कर रहे हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। इसी में कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने कहा कि सालों बाद कांग्रेस का संविधान बदलेगा, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। राष्ट्रीय अधिवेशन में उदयपुर चिंतन शिविर के निर्णय पर मुहर लगेगी और 50 साल की उम्र से कम लोगों को संगठन में स्थान दिया जाएगा और पार्टी के संविधान में संशोधन किया जाएगा। अंबिका सोनी को बनाया संविधान संशोधन उपसमिति का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में वीआईपीज के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो मैं आपको न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूं। किस तरह की जो तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं कि मंच के ठीक पीछे जो रहने की व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। सबसे पहले मैं सोनिया गांधी का कमरा आपको दिखाना चाहूंगा, स्वीट दिखाना चाहूंगा और बाकायदा ये पूरी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई है। वीआईपीज को किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो और उसी तरह से ये पूरी तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। सोनिया गांधी के कमरे पर इस वक्त हम पहुंच रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए कि एक ऐसी लॉबी तैयार की गई है जहां जो कुछ लोग हैं वो आकर उनसे मिल सके। तो ये पहला कमरा जो है ये तैयार किया गया है। इसके अलावा इसका इंटीरियर भी आप देखेंगे तो काफी सादा यहाँ का इंटीरियर है। किसी भी तरह के ताम झाम से अलग यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी और साथ ही साथ ये टीवी स्क्रीन भी एक तरह से लगा दिया गया है कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे। अगर उनको कुछ देखना है तो वो देख सकें। काफी बड़ा जो बेडरूम है ये भी एक तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है। आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी के लिए कमरा तैयार किया जा रहा है और राहुल गांधी यहीं ठहरेंगे क्योंकि अधिवेशन स्थल में ही तमाम नेताओं की मौजूदगी रहेगी। ऐसे में राहुल गांधी की भी मौजूदगी जो है वो यहाँ पर रहेगी। बाकायदा जो उनके लिए तैयार किया गया है स्वीट वो आप देखिए कि उनका जो ये बेडरूम तैयार किया गया है, स्पेशल नए बेड्स जो हैं वो तैयार किया गया है। व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर जो लगातार दौरा भी चल रहा है और एक खास बात कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो खुद इन तमाम व्यवस्थाओं पर जो है नजर बनाए हुए हैं ताकि आने वाले दिनों में किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मोर आवाज मोर अधिकार अभियान चला रही है और इसी अभियान के तहत आज प्रदेश के जिलों में कांग्रेस विधायकों के आवास को घेरने की कोशिश की गई। बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, बलरामपुर और जशपुर जिले में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ हल्ला बोला गया। रायपुर में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरना में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए और कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन चल रहा है। मंत्री रविंद्र चौबे के निवास का उन्होंने घेराव किया। कार्यकर्ताओं ने घेराव किया। बैरियर तोड़कर मंत्री के बंगले के सामने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ता। मोर आवाज मोर अधिकार आंदोलन के तहत घेराव किया गया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के तहत ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अब बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव में ये जो मामले चल रहे हैं ईडी और सीडी, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये ईडी के भ्रष्टाचार के परत दर परत खुलते जा रहे हैं और लोग कार्रवाई में। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।